हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में बीए फाइनल के इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में मिट्टी संरक्षण के सामान्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक पदार्थ है, उसमें मिट्टी है, जल है, वनस्पति है, खनिज है। इनमें मिट्टी एक आधारभूत प्राकृतिक तत्व माना जाता है, प्राकृतिक संसाधन माना जाता है। और मिट्टी को लंबे समय तक यदि अपन को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से काम करना है तो इन भूमि का संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है। और तभी दीर्घकालीन दृष्टिकोण से ही अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लंबे समय तक इस भूमि में विभिन्न कृषि के क्षेत्र में है, फसलों के क्षेत्र में है, इसका उपयोग ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो कृषि भूमि है उस पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव पड़ रहा है और भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में तो इसकी स्थिति और भी नाजुक है। और भारत में जहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ मिट्टी उपजाऊ है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ने की वजह से एक ही फसल को एक ही क्षेत्र में बार बार बोने से उस मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और ऐसे करते करते धीरे धीरे मिट्टी है वो अनुवर बन जाती है, अनुपजाऊ बन जाती है। तो इस तरह यदि इस बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, चाहे खाद्यान्न के क्षेत्र में है, चाहे अन्य के क्षेत्र में है, तो इसके लिए मिट्टी का संरक्षण करना बहुत अनिवार्य है। और मिट्टी के संरक्षण के लिए कौन सी नियम अपनाने चाहिए, कौन से सिद्धांत पर कार्य करना चाहिए, इसमें पहला रूल्स ये कहता है कि यदि मिट्टी का दीर्घकालीन दृष्टिकोण से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का जरिया है तो उसके लिए भूमि का संरक्षण करना अनिवार्य है। और मिट्टी संरक्षण का उद्देश्य मिट्टी को अपने स्थान पर कायम रखना। मिट्टी संरक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है? मिट्टी को अपने स्थान पर कायम रखना, मिट्टी की उर्वरकता व अन्य तत्वों में अभिवृद्धि करना अथवा कम से कम अपेक्षित मात्रा या अनुपात में बनाए रखना, दीर्घकाल तक उत्पादन करते रहने के लिए इसकी उत्पादन क्षमता में कुछ वृद्धि करना, ये मिट्टी की संरक्षण है उसका उद्देश्य रखा गया है। क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो उसका जो उपजाऊपन है उसको बनाए रखना, उसमें जो उर्वरकता की मात्रा है, उसमें जो तत्व है, विभिन्न नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इन सभी तत्वों को मिट्टी के अंदर बनाए रखना, ये मिट्टी के संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य है ताकि इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सके। और मिट्टी संरक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक कदम मिट्टी का उपयोग करने वालों में ये जागरूकता लाना है कि मिट्टी को अपने स्थान पर कायम रखा जा सकता है। वर्तमान समय के अंदर जो इसका दोहन अत्यधिक हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसमें ये जागरूकता लानी है कि इसको एक लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये काम में आए। इसकी उर्वरकता एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना संभव है। मिट्टी संरक्षण की विधियाँ तथा उपाय मिट्टी की अवस्थिति, दशा और समय के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो मिट्टी की संरक्षण की जो विधियाँ हैं या उसके जो उपाय है वो मिट्टी की अवस्थिति, दशा और समय के अनुसार होते हैं। क्योंकि मिट्टी के निर्माण को, या उसको यूँ कहें कि मिट्टी के निर्माण में नियंत्रित करने वाले जो कारक है वो मूल चट्टान है, समय है, जलवायु है
और जैविक पदार्थ है। ये जो 4 कारक है जो मिट्टी के निर्माणकारी कारक कहलाते हैं। तो इन 4 कारकों की जो दशा समय के अनुसार अवस्थिति अलग अलग होती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है मूल चट्टान का है। इसके बाद में जलवायु और जैविक पदार्थ ये सक्रिय नियंत्रितकारी कारक होते हैं, जबकि मूल चट्टान और समय है वो यानी निष्क्रिय नियंत्रितकारी यानी कारक होते हैं। तो ये जो 4 कारक है जो मिट्टी के निर्माणक कारक कहलाते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए मिट्टी के जो उपजाऊपन है उसको बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके प्रति जागरूकता लाना ये मिट्टी संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। और इसके लिए यानी अवस्थिति का तात्पर्य मतलब जलवायु, वनस्पति और धरातल आदि सभी तत्वों की विशेषता है जिनका मिट्टी पर प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत प्रचलित भूमि उपयोग पद्धति परंपराएं भी सम्मिलित है। भूमि संरक्षण की विधि ऐसी होनी चाहिए जो सभी परिस्थितियों में उपयोगी हो सके। भूमि की दशा का ये मतलब है कि मिट्टी कटाव और उर्वरता के संदर्भ में किसी स्थिति में है, यानी भूमि की जो दशा है इसका ये मतलब हुआ कि उसकी कटाव या उर्वरता है वो वर्तमान में किस कंडीशन में है। समय का महत्व इसीलिए अधिक है क्योंकि मिट्टी संरक्षण की दिशा में किसी भी विषम समस्या उत्पन्न होने से पहले कुछ कदम उठाना चाहिए, और यदि समस्या उत्पन्न हो गई है तो उनके अनुकूलन समय से ही लाभ उठाना चाहिए। तो मिट्टी समय रहते उनके जो उपजाऊपन है उसको बनाए रखना ये मिट्टी के संरक्षण के अंतर्गत आता है। मिट्टी की उर्वरता ह्रास को रोकने की दिशा में सबसे पहला कदम है भूमि उपयोग नियोजन, क्योंकि भूमि उपयोग का नियोजन एक योजना के तौर पर इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे ही फसल चक्र अपनाना चाहिए, भूमि को परती रखना है, समय समय पर जो भूमि अनुपजाऊ हो रही है उसको वापस उर्वरक और खाद डाल करके उपजाऊ पर बनाना। तो ये एक प्लान के तौर पर कार्य करना चाहिए जिसका मूल तत्व भूमि उपयोग प्रकार और भूमि उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना है, और उसकी भूमि की उत्पादन शक्ति और उसके मूल तत्व के उपयोग किस प्रकार हो वो एक नियोजन और प्लान के तौर पर कार्य किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत भूमि के विभिन्न आवश्यक उपयोग जैसे वन, कृषि, अन्य उपयोग आदि में समुचित आवंटन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिवास, परिवहन मार्ग आदि के लिए भी यथासंभव कम उर्वरक वाली जो अनुपजाऊ मिट्टी है युक्त क्षेत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जबकि अधिक जो उर्वरक मिट्टी है वहाँ अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी है उस भूमि को कृषि हेतु सुरक्षित रखना श्रेयस्कर रहता है। और भूमि उपयोग नियोजन की कार्यप्रणाली में सरकारी संस्थाओं के साथ साथ भू स्वामियों का संयोग होना भी अनिवार्य है। तभी भूमि के उपयोग का नियोजन प्लानिंग होनी चाहिए ताकि जो ऊबड़ खाबड़ अनुपजाऊ जो भूमि है, क्योंकि भूमि उपयोग को राजस्व विभाग के अनुसार इसकी 9 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसमें यानी वर्तमान प्रति भूमि, पुरातन प्रति भूमि, निवल कृषि क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, इस प्रकार यानी कि बंजर भूमि और यानी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है, और भी भूमि है जैसे जो साझेदारी वाली गोचर भूमि है। तो इस प्रकार 9 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, लेकिन उसका उपयोग सरकार के साथ साथ भूस्वामियों का सहयोग भी जरूरी है, तभी भूमि का सही उपयोग हो जाएगा। भूमि उपयोग के अंतर्गत कृषि हेतु मिट्टी का उत्पादन क्षमता के अनुसार उचित फसलों का चुनाव हो जाने के पश्चात समुचित भूमि व्यवस्था, भूस्वामियों का स्थायित्व होना, किसानों की अभिरुचि, भूमि संरक्षण को बनाए रखना, मिट्टी की उर्वरता शक्ति तथा इसके आवश्यक तत्वों की सापेक्षित मात्रा में संतुलित रखना, उसकी अभिवृद्धि करना, भूमि के अनुचित उपयोग से
यानी मिट्टी में 3 प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो मिट्टी का समुचित उपयोग होना ज़रूरी है ताकि उसमें जो पोषक तत्व है, उसमें उर्वरकता शक्ति है, उसमें यानी संतुलित बनी रहे। यदि भूमि का अनुचित उपयोग किया जाता है तो मिट्टी के अंदर 3 प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें पहला भौतिक विकार, रासायनिक विकार और जैविक विकार है। यद्यपि तीनों परस्पर संबंधित समस्याएं उत्पन्न करते हैं और भौतिक विकार हो या रासायनिक हो या जैविक हो, ये मिट्टी के अंदर विभिन्न पारस्परिक जो परस्पर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो इनके अंतर्गत इसमें प्रथम का जो भौतिक विकार है, प्रथम का संरक्षण के दृष्टिकोण से अधिक महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा अन्य 2 यानी जो कारक है वो नियंत्रित होते हैं। भौतिक विकार का तात्पर्य मिट्टी में एक या अन्य तत्वों की कमी या मिट्टी का कटाव भी होता है। तो भौतिक विकार के अंतर्गत मिट्टी में उपजाऊपन कमी आ जाती है या मिट्टी का अपरदन हो जाता है, कटाव हो जाता है, विभिन्न पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और भौतिक तत्व इसीलिए महत्व है क्योंकि भौतिक विकार से ही रासायनिक और जैविक विकार है वो नियंत्रित होते हैं। यदि भौतिक विकार के अंतर्गत मिट्टी के अंदर विभिन्न जो तत्व है उसकी कमी हो जाती है या फिर उस मिट्टी में कटाव हो जाता है, तो इससे रासायनिक और जैविक विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए भौतिक जो विकार है उस पर यानी कि उसका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अब मिट्टी के तत्वों में असंतुलन को उस तत्व विशेष, मिट्टी के तत्वों में जब भी असंतुलन उत्पन्न होता है तो असंतुलन को उस तत्व विशेष जैसे नाइट्रोजन है या फास्फोरस या पोटेशियम या जैविक पदार्थ आदि की कमी हुई है, तो इसके लिए बाहर से उर्वरक और खाद के द्वारा आपूर्ति करके इसे दूर किया जा सकता है। यदि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन है या फास्फोरस, पोटेशियम या जैविक पदार्थों की कमी है तो बाहर से विभिन्न उर्वरक और जैविक खाद, जैविक तत्वों के द्वारा इसकी आपूर्ति करके इसे दूर किया जा सकता है। और ऐसा करने से मिट्टी के कटाव की प्रवृत्ति भी क्या होगी, कम हो जाएगी। मिट्टी का कटाव रोकने के लिए भूमि का गलत उपयोग बंद करना चाहिए और कटाव यदि रोकना है तो भूमि का जो गलत उपयोग हो रहा है वो बंद करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि जो भूमि जिसके लिए उपयोग में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जो कृषि भूमि होती है वहाँ पर यानी कि अन्य आवासीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं या अन्य जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य है वो निर्मित हो जाते हैं। इससे जो मिट्टी के अंदर धरातल पर एक नेचुरल जल का प्रवाह होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। और जब भी नदियों या बाढ़ का जल प्रवाह का जो निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत होता है उसमें जब भी बाधा उत्पन्न होती है तब मिट्टी का कटाव अधिक होता है और कटाव की वजह से भूमि है वो अपरदित हो जाती है, अनुपजाऊ बन जाती है। विभिन्न जो इसमें पोषक तत्व है इन तत्वों की कमी हो जाती है। तो इसके गलत उपयोग और गलत उपयोग को रोकना है। सर्वप्रथम भूमि को अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए उपाय करने जरूरी है। पृष्ठ प्रवाह रोकने के लिए भूमि पर आवरण यानी कि आच्छादन के लिए विभिन्न यानी कि वनस्पतियों को लगाना, घास को डालना अनिवार्य होता है जिससे वर्षा की बूंदों से मिट्टी की पपड़ी न उखड़ सके। और कभी कभी ऐसी मिट्टी में कुछ समय के लिए फसल उत्पादन बंद करना आवश्यक होता है। यानी कि अल्पक्षरित प्रवाह के द्वारा हुए कटाव को रोकने के लिए अनुप्रस्थ जुताई या जो समोच्च रेखीय जुताई है वो भी सर्वाधिक सफल होती है। इससे भूमि की ढाल कई भागों में बंट जाते हैं और ढाल प्रवणता है वो भंग हो जाती है। और चूँकि अल्पक्षरित कटाव पानी के ढाल की ओर तीव्र गति से बहने से होता है
समोच्च रेखीय जो जुताई से इस प्रकार के पानी के बहाव की रुकावट पैदा होती है और इसीलिए पानी की कटाव शक्ति कम होती है। समोच्च फसलें पट्टी से इस प्रकार का कटाव रुकता है। इस पद्धति में कई प्रकार की फसलें समानांतर समोच्च पट्टियों में यानी प्रकारांतर से लगाई जाती है, विभिन्न प्रकार अंतराल से लगाई जाती है। घने उगने वाली फसलें पट्टी में कतार से उगाने वाली फसलों से बहकर आने वाली यानी कि सिल्ट में रुक जाती है। सीढ़ीदार खेत बनाकर या पार्श्व जल प्रवाह की व्यवस्था करके भूमि का जो अल्पक्षरित कटाव है उसको रोका जा सकता है। तो इस प्रकार जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानी क्षेत्र है, वहाँ पर वर्तमान समय के अंदर जो मिट्टी का कटाव होता है, अपरदन होता है, वो पहाड़ी ढालों से पानी है वो कटाव करता हुआ नीचे आ जाता है और उस क्षेत्र की मिट्टी का कटाव कर लेता है। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? समोच्च रेखीय जुताई होनी चाहिए। यानी जो ढलानी क्षेत्र है उसकी जो ढाल प्रवणता है उसको अलग अलग भागों में बांट करके एक पट्टीदार खेत का निर्माण करना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि पानी का जो कटाव है, बहाव है, वो अलग अलग स्टेप में विभिन्न भागों के अंदर उस पट्टीदार खेत में रुक जाएगा और इससे उसकी जो ढाल प्रवणता है, ढाल की प्रवणता है वो कम हो जाएगी और मिट्टी का कटाव है वो कम हो जाएगा। भारत में मिट्टी का जो अपरदन देखें तो सबसे ज़्यादा अपरदन है वो परत अपरदन ज़्यादा होता है और परत अपरदन सर्वाधिक किससे होता है? जल के द्वारा होता है, इसके अलावा वायु के द्वारा होता है। तो इस परत अपरदन से रोकने के लिए जो ढलानी क्षेत्र है उस पर इस प्रकार समोच्च रेखीय खेती करनी चाहिए और छोटी छोटी मेड़ों में घास, टहनियाँ, वनस्पति लगानी चाहिए, ताकि मिट्टी की ऊपरी परत है वहाँ करके रुक जाए, पानी का यानी कि बहाव है वो कम हो और पानी का बहाव एक स्टेप वाइज विभिन्न भागों में होता हुआ नीचे आए, जिससे मिट्टी का कटाव है वो कम होगा और सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करनी चाहिए। जैसे भारत के उत्तरी पूर्व जो राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, इनमें जो चाय की कृषि होती है, चावल की कृषि होती है वो पहाड़ी ढलानों में होती है और वहाँ पर इन चाय और यानी चावल की कृषि है वो समोच्च रेखीय जुताई से होती है या सीढ़ीदार खेत बना करके इसकी जुताई की जाती है, कृषि की जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव भी कम होता है और उसमें जो उर्वरकता है वो बनी रहती है। तो कम समय के अंदर यदि कटाव को रोकना है तो उसके लिए समोच्च जुताई करनी अनिवार्य है। इसके अलावा भारत में जो अवनालिकाएं प्रवाह को रोकने के लिए वी आकार या यू आकार की खाइयों में स्थान स्थान पर बांध बनाने की आवश्यकता पड़ती है और तीखे ढालों पर ये बांध थोड़े थोड़े दूर पर और सम ढालों पर अपेक्षाकृत दूर दूर बनाए जा सकते हैं। अब परत अपरदन के बाद में भारत में जो समस्या है दूसरी, अवनालिकाएं अपरदन। अवनालिकाएं अपरदन क्या होता है? इससे मिट्टी का कटाव होता है। अवनालिकाएं अपरदन का मतलब होता है कि मान लीजिए अवनालिकाएं अपरदन है, ये मुख्य नदी है, ये है वो मुख्य नदी का प्रवाह है। तो इस प्रकार ये जो मुख्य नदी है इसके दाएं और बाएं दोनों भाग के अंदर इसकी सहायक नदियां आकर के मिलती है, छोटी छोटी। जैसे ही बारिश होती है तो पानी की धाराएं हैं वो आकर के मिलती है। ये जो बहता हुआ पानी की धारा है, बहता कटाव है, ये इस भूमि का कटाव करके गहरी खाइयाँ और नालियों का निर्माण कर लेता है। ये गहरी खाइयाँ और एवं नालियों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार मुख्य नदी के दोनों किनारों पर पानी के अत्यधिक कटाव से गहरी नालियाँ और खाइयाँ बन जाती है। ये जो गहरी नालियाँ और खाइयाँ हैं इसको अपन एक शब्द के अंदर अवनालिकाएं अपरदन कहते हैं। अवनालिका अपरदन। भारत में सर्वाधिक अवनालिकाएं अपरदन के लिए जो चंबल बेसिन है, चंबल नदी
का क्षेत्र है चंबल बेसिन। ये अवनालिकाएं अपर्दन के लिए जाना जाता है और इस अवनालिकाएं अपर्दन में गहरे खड्डे बन जाते हैं, जिससे इस चंबल बेसिन के अंदर क्या कहते हैं, बीहड़ क्षेत्र कहते हैं। बीहड़ क्षेत्र, ये बीहड़ क्षेत्र की जो भूमि है, इस भूमि को उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। इस भूमि को उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्खात भूमि जो चंबल नदी की बीहड़ क्षेत्र है उसको उत्खात भूमि कहते हैं। इसमें इस क्षेत्र में क्या होता है, अवनालिकाएं अपर्दन अधिक होता है। तो अवनालिकाएं अपर्दन की वजह से ये भूमि, इसके नदी के आसपास का क्षेत्र है वो पूरी कटाव में अपर्दित हो जाती है, इसका कटाव हो जाता है और इसमें जो पोषक तत्व है वो पानी के साथ में धुप कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जहाँ जहाँ पर अवनालिकाएं अपर्दन है वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी जो खाइयाँ बनती है, गहरी घाटियाँ बनती है, जैसे वी आकार की घाटी बनती है या यू आकार की घाटी बनती है। इन घाटियों के अंदर यानी छोटे छोटे मेड़ या बांध बनाने चाहिए और जहाँ तीव्र ढाल वाली ये जो खाइयाँ हैं इस पर पास पास में बांध बनाने चाहिए और जहाँ पे सम ढाल है वहाँ पर दूर दूर बांध बना करके इस प्रकार की मिट्टी का जो अवनालिकाएं अपर्दन के द्वारा कटाव होता है उसको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर यानी कि विभिन्न लताएं, घास, झाड़ियाँ, पेड़ लगाकर इसके कटाव को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार जहाँ पे ढलान वाला क्षेत्र या नदी बेसिन या नदी के दोनों किनारे वाले क्षेत्र के अंदर अवनालिकाएं अपर्दन अधिक होता है तो वहाँ पे छोटे छोटे मेड़ बांध बनाकर, अंतराल वाइज बांध बनाकर, विभिन्न लताएं, घास और वनस्पति लगाकर मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। इसके अपर्दन को रोका जा सकता है।